से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। तो मैं जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकर रूल्स को ओबे करना ज़रूरी होता है और उसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने फिर नॉन एरोमेटिक और इसका बस ये बताया था कि एरोमेटिक है या नहीं है। अब वो आगे क्या है वो फिर हम आज पढ़ेंगे कि उसको भी अगर चेक करना हो तो कैसे करते हैं। तो डीलोकलाइजेशन मैं आपको बता रहा था कि हकर रूल्स में साइक्लिक का होना ज़रूरी है, साइक्लिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो तो फिर बात ही ख़त्म होगी, वो तो सीधा-सीधा नॉन एरोमेटिक है। और कॉन्जुगेशन फुल होनी चाहिए रिंग में, पाई सिग्मा जैसे बेंजी रिंग में है पाई सिग्मा और पाई के दरमियान। और अगर हम ये कहें कि हकर रूल्स को ओबे करता है तो फिर हम इन चीज़ों को ज़रा एक्सटेंड कर लेंगे कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन को। उसमें हम ये कहेंगे कि सिग्मा पाई और लोन पेयर के दरमियान, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो। और तीसरी जो शर्त होती है सिग्मा पाई या पॉजिटिव प्रोटॉन के दरमियान कॉन्जुगेशन हो। तो जो हक्कर रूल्स को हमने कहा था डिसोबे करता है, तो वो फिर हम अगर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन में जरा एक्सटेंड कर दें, कॉन्जुगेशन हम पहले तो कह रहे थे ना सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो फिर ये फिर समझेंगे हक्कर रूल्स भी ओबे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्जुगेशन की बेस पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना होता था। हक्कर रूल्स की बेस पे जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते थे तो फिर हमारा ये फार्मूला डिस्टर्ब होता था, जिसकी वजह से हमने फिर इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर लिया। यानी कि कान उधर से पकड़े इधर से पकड़े एक ही बात है, असल पॉइंट जो है वो समझने वाला है। चौथी शर्त जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से और n जो है वो 0 से स्टार्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आप इस जगह पे 0 लगाएं तो आपके पास आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10 और 14। यानी कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में 2 हों फिर 4-4 का डिफरेंस आता जाए, यानी कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आपने। यानी कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये एक होता, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर बेंजीन की बात करें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 6 है, तो 2 जमा 4 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 4 14। तो जिस तरह से मैंने पहले समझाया था उस तरीके से याद रख लें, या इस तरीके से याद रख लें, एक ही बात है। यानी कि n जो है वो 0, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात वही है जो हमने पहले बताई है, कॉन्जुगेशन तक बताई थी। अब मैं आपको अगले स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ तक तो नहीं कि कोई कंफ्यूजन आपको एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके। और ये मैंने आपको बताया था कि ये हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। ये बात आपने अब याद रखनी स्टेबिलिटी की। अब आ जाते हैं हम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक में डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इस फार्मूले में आता है। वहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर 4n+2 ना हो, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम उसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं। यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त भी उनकी वही है, यानी कि प्लेनर होते हैं। अच्छा, प्लेनर का जो है ना मतलब 2D स्ट्रक्चर है। 3D मतलब है जैसे सिस और ट्रांस में एक अवे फ्रॉम द प्लेन और एक टुवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं चीजों को 3 डायमेंशनल में, ठीक है। ये जो एरोमेटिक की शर्त है या एंटी एरोमेटिक की शर्त है, दोनों में ये 2D स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये प्लेनर होगा। और मोस्टली प्लेनर का आपको पता नहीं चलता कैसे कि ये मतलब आपको टीचर बता दे जैसे हम बता दिया, या आप उसको जज करने के लिए देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अच्छा, इसका कैसे पता चलेगा? उसका ऐसे पता चलेगा, जैसे ये बेंजीन की बात करें, अगर हम मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? ये एक इस कार्बन के साथ बना हुआ है, यानी कि कितने एटमों के साथ अटैच है, सॉरी ऐसे कहना जी। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यानी कि ये वाला कार्बन 3 एटमों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें ये sp2 यानी कि 2 और 1 3, तो ये sp2 कार्बन जो है ना, ये वाली कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। यानी कि अगर ये 4 के साथ अटैच होती तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती, और अगर ये 3 के साथ अटैच है तो sp2 है, अगर ये 2 के साथ अटैच है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये किस तरीके से इसका सिस्टम चल रहा है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो हम उसको प्लेनर ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो शर्त है ना, ये अक्सर आप समटाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसा है ये, पता कहाँ पे जाके प्लेनर से आउट होगा, जब इस कार्बन को आगे एक्सटेंड किया जाए, किसी के साथ अटैच हो, इसके साथ फिर 2 ग्रुप लगे हो, तो वो शायद अवे फ्रॉम द प्लेन टुवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, ये सब के सब आपस में बंधे हुए हैं,
तो मोस्टली चांस यही होता है कि ये प्लेनर ही होगा, ठीक है, इस बारे में कंफ्यूजन नहीं लेनी आप। तो अब आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की समझ आ गई, इसमें तो नहीं कोई अब मसला, यानी कि अच्छा यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन n यहाँ पर 0 से स्टार्ट होते हैं या 1 से, क्योंकि अगर 0 लगा देंगे तो फिर तो पाई इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, अगर पाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो कॉन्जुगेशन कहाँ से होगी, तो कॉन्जुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ये ब्यूटाडाई 1 2 अपना जो डाईइन है, ब्यूटेन, साइक्लिक ब्यूटेन है, दो इसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो कॉन्जुगेशन है, ठीक है, पहली शर्त पूरी होती है, दूसरी जो है ना आपने ना ये चारों पॉइंट पूरे करने हैं। सबसे पहले देखना साइक्लिक है, फिर उस आपने कॉन्जुगेशन चेक करनी है, फिर आपने प्लेनर चेक करना है, फिर आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। तो ये चार शर्तें आप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पे लगाएं, तो अगर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं, अच्छा वहां पर क्या था 2 6 10 14, ये 2 से नहीं शुरू होगा, ये 4 से शुरू होगा, ठीक है, 4 8 12 से, यानी कि 4n में अगर आप 1 लगाएं तो 4, 2 लगाएं तो 8, 3 लगाएं तो 12, 4 लगाएं तो 16। तो अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड उसमें एरोमेटिसिटी भी है, अच्छा अगर नॉन एरोमेटिक क्या होगा, जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है डेफिनेशन की। ये जो सवाल था एंटी एरोमेटिक का, ये टेक्निकल था कि देखने में वो साइक्लिक भी है, देखने में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आपको नजर आ रही होगी, देखने में वो कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि आया वो एंटी एरोमेटिक है या नहीं। तो अब वो तो आपको पता चल गया था कि उसका रिंग का, ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन क्लियर था। लेकिन हमने लास्ट टाइम जो किया था उसको होल नंबर में ले गए थे, अब होल नंबर में नहीं है तो वो फिर एंटी एरोमेटिक में आ जाना था, ठीक है। तो इसको इस एंगल से देख लें, इस एंगल से देख लें, लेकिन इसमें फिर मैंने एक मजीद एग्जांपल्स ऐड किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप इसको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये कोई भी कंपाउंड ऐसा हो तो वो फिर हम कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक। अच्छा एक चीज जो यहाँ पर पॉइंट नहीं क्लियर था वो ये था जी, एंटी एरोमेटिक जो है ना हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये जिससे ज्यादा स्टेबल होते हैं ये उतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और मोस्टली रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज्यादा बनते नहीं है, यानी कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसकी प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा हो तो ज्यादा चांस यही है कि वो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। रीजन काफी सारी हैं कि ये अनस्टेबल होते हैं, वो आगे हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा ये अब कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ये पहला है, ये फिनोल आपको पता है, ये एक कंपाउंड और एक ही है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये देखें ये सबसे पहली बात साइक्लिक है, ठीक है, सी। दूसरा क्या आपने देखना था, कंजुगेटेड है। तीसरा आपने देखा प्लेनर है। अब आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है दो, पहला 2 से एरोमेटिक जो है ना 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4 का डिफरेंस है, तो आप कभी फार्मूला ना भी लगाएं, ऐसे भी याद रखना। लास्ट टाइम भी जैसे मैंने आपको होल नंबर इंटीजर का बताया था, वो भी इसलिए बताया था कि आप रटा ना लगाएं और टाइम अपना बचाएं, अगर पेपर में कहीं पे एग्जाम में किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना सोचते रहें कि अब हम इसको फार्मूला लगाएं, और ठीक है, उस तरीके से भी अगर आप देख सकते हैं, उस फार्मूले के मुताबिक भी अगर आप करते हैं ना तो ये चीज ही आएगी कि फॉर एग्जांपल आपका एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के लिए आप 4n फार्मूला ना लगाएं और डायरेक्ट ही आप देख लें होल नंबर है तो ठीक है, नहीं होल नंबर आता तो अच्छा, वो जो होल नंबर आता है ना उसके लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे उसमें ऑक्सीजन और सल्फर के एटम थे, तो आपने ये देखना है कि जो कंजुगेटेड में शामिल है ना लोन पेयर, आपने वो शामिल करने होते थे। तो जिसको मैंने ये कहा था कि वो हकर रूल को बे नहीं करे, अगर आप उसको कंजुगेशन की डेफिनेशन में शुमार मतलब उसको देखने के कंजुगेशन का मतलब जो सिंगल डबल सिंगल, अगर हकर रूल के मुताबिक उसको कंसिडर ना करें, अगर हम सिंगल अपना उसमें पॉजिटिव चार्ज भी कंसिडर कर लें और लोन पेयर भी कंसिडर कर लें तो फिर वो समझे हकर रूल को ओबे कर ही रहा होता है। तो उस हिसाब से अगर हम सोच लें तो फिर वो चीज ठीक हो जाती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं या कोई भी कंपाउंड आपके पास आता है तो आप उसमें ये देखें, जैसे यहाँ पर मैंने देख, तो ये अगर यहाँ पे जैसे कार्बीन के अंदर यहाँ पर लोन पेयर बन जाता है, आपको पता है वो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उसको सम टाइम नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो मोस्टली तो लोन पेयर ही हम इसको कहते हैं। तो मैंने दोनों चीजें इसलिए लिख दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो आपको ये पता चले कि कंजुगेशन हमने कैसे चेक करनी है।
उस सूरत हाल में अगर आप देखें तो पाई, सिग्मा और उसके बाद लोन पेयर, ठीक है। फिर सिग्मा, फिर पाई, ये पूरी कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि डबल सिंगल के बाद ये सिंगल है। इसको आप, इस चार्ज को आपने जरूर कंसिडर करना है जब भी आपने कॉन्जुगेशन चेक करनी है। सेम जब आप लोन पेयर चेक करना चाहे, अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने, उसमें भी आपने फिर उसी तरह से कैलकुलेट करना है। जैसे इनको 2, 4 और इसको भी आपने कंसिडर करना है 6, ठीक है। तो अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशंस को हम एक्सटेंड कर दें, तो फिर हम हैकर रूल्स को आप समझ लें कि उसी बेस पे ही सोच सकते हैं। यानी कि आप जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ये समझ लें मैथ्स की तरह ही है। कई तरीकों से उसका जो सॉल्यूशन आप सोचना चाहते हैं, आप सोच लें, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। उस पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर कंजुगेशन ना इधर से एक्सटेंड हो रही है ना इधर से एक्सटेंड हो रही है, बेशक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कंजुगेशन नहीं होगी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। आपने बाकी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं, ना कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है। इस तरह के जब कंपाउंड आएंगे तो फिर आप देख लेंगे। समझ आ रही है बच्चों आपको? जी सर। अच्छा, ये अगला कंपाउंड देखें तो यहाँ पर ये, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे करके लिखना था, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है मैंने लिखा हुआ, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं ये स्ट्रेट ही है, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये जैसे यहाँ पर था तो कंजुगेशन एक्सटेंड नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं ऐसे लाइनें लगा दूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कंजुगेशन हो गई, देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा, ठीक है, फिर पाई। तो इस तरह से कंजुगेशन ये हो गई, ये इसकी, ठीक है। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये अब कंजुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। अब हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तो इसकी वजह से दो दो 6 हो गए थे ना, अब पॉजिटिव की वजह से कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा, तो 2 जमा 2 4 हैं। अब ये 4 हैं तो ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक के लिए 2, 6, 10 था, और नॉन एरोमेटिक जो है वो 4 से शुरू होता है। नॉन एरोमेटिक जो है वो 2 से शुरू होता है, नॉन एरोमेटिक 4 से शुरू होता है, सॉरी एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक 4 से शुरू होता है, तो ये देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस सूरत हाल में ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वो नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो जब हम, जो मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ाया था उसमें ये होल नंबर नहीं आना था, तो मैंने इसको कह दिया था कि ये एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक नहीं है तो क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आ जाते हैं अब इस एग्जांपल में, इसमें भी देखें तो ये साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये पूरा चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो प्लेनर है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके कैलकुलेट करें तो 4 हैं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखें, ये अगेन कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड के बाद इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आए तो वो कंजुगेशन नहीं होती है, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। पॉजिटिव के बाद फिर सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए, सिग्मा के बाद फिर पॉजिटिव आ गया, फिर सिग्मा आ गया, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये पूरी कंजुगेशन इस तरह से हम कंसीडर करते हैं, ये कंजुगेटेड ही कहलाएगा, ठीक है। कंजुगेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं आपको मजीद समझाने के लिए एग्जांपल देखी है। तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, और इसमें अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 2 हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देख लें एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन है। अगर 2n प्लस 4n प्लस 2 के रूल से देखें तो n इज इक्वल टू 0 लगाएं तो 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पहला है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो 2 वाली जो शर्त थी, आपको कोई कंपाउंड नजर नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इसको ढूंढ ही लिया ना। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक कंपाउंड ये आपके सामने है। और भी आएंगे, खैर ये अकेला नहीं है, और भी हैं काफी, मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। नॉन एरोमेटिक तो खैर आपने वो देख लिया, मैं बता दिया आपको। अच्छा, अब ये देखें एग्जांपल्स, यहाँ पर आ जाएं, इसके बारे में आप मुझे बताएं, आप कौन बताएगा मुझे? अमसल बताएगी, अमसल।
हाँ जी अमसल बताओ, ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? अमसल चीमा साहब बोलो। इन चीजों से मुझे पता चलता है कि आप पूरा कान में टूटियां लगा के ना सो जाते हैं। क्या कहूं मैं आप लोगों को। जी कशफ आप बताएं। एरोमेटिक है सर ये। कैसे? कैसे एरोमेटिक है बताएं मुझे। कॉन्जुगेशन में इसके अंदर 2 है ना वो। क्या? सर ये हक्कर रूल को भी ओबे कर रहा है, देखिए इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, और कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है कंजूगेशन नहीं हो रही तो फिर कैसे एरोमेटिक है? सर, नॉन एरोमेटिक नॉन। नॉन के लिए तो जरूरी है कि जो एंटी एरोमेटिक ना हो। तो ये नॉन एरोमेटिक है या किस बेस पे आपने इसको नॉन एरोमेटिक कहा? सर इसमें कंजूगेशन भी नहीं हो रही और और ये 4n नॉन। इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। जी सर। हाँ बस ठीक है, शाबाश। ठीक है, अगर आप कंजुगेशन का देखें तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आगे हमें फिर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, इस साइड से देखें तो ये कंजुगेटेड है। और अगर 4n+2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप यहाँ पर आकर जो है ना वो डेफिनेशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो थी ना, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक का फर्क, तो देखने साइक्लिक देख के तो हमें ज़हन में यही आता है कि ये जो है ना एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन आपने देख लिया कि साइक्लिक होने के बावजूद भी ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं या एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, ये हमें इस एग्जाम्पल में हमें नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखें, मैं चलो अब आपका एग्जाम नहीं लेता, अब आपको रिव्यू करवा देता हूँ बार बार। वैसे मैंने ये सारी एग्जाम्पल आपसे पूछनी इसीलिए लिखी थी, जो टाइम थोड़ा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये कॉन्जुगेशन है। तो इसमें अगर आप 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस हिसाब से देखें तो 4n+2 के रूल के मुताबिक ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें अगर आप देखें इस एग्जांपल में तो डबल, सॉरी सिंगल और सिंगल, यानी कि इसमें देखें तो कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका भी वही हिसाब है जो इसका था, तो ये भी नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। इस एग्जांपल में अगर आप आ जाएं तो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, ये एक मतलब कॉन्जुगेशन है। अब इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें इस पे गौर करें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक कंपाउंड। एक एग्जांपल पहले आई थी, मैंने आपको बताया था आगे भी आएंगी, तो ये आपके सामने है। इस एग्जांपल पे अगर आप गौर करें, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, अगेन इसमें कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक है, प्लेनर है। और अगर यहाँ पर आ जाते हैं हम इस पे, अब 4n+2 वाले रूल के मुताबिक, तो ये 4n+2 वाला रूल के मुताबिक देखें तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 जमा 2 4, तो ये 4n है पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आपको ये पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आपने कैसे चेक करना है? आपने ये देखना है कि अगर तो वो कंपाउंड 2-3 कंपाउंड दिए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? एरोमेटिक होगा। उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा? जो नॉन एरोमेटिक होगा। उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। आपने पहले रेजोनेंस पढ़ी, उसकी बेस पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की बेस पे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है,
और मीजोमेरिक इफेक्ट की बेस पे निकाल सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की बेस पे भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल कंसेप्ट बेस इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी रूल लगा के आप उसकी बेस पे चेकिंग जजमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन सा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बेस पे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर तो वो प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल है तो वो कैसे फिर रिएक्शन करके बनेगी, वो नहीं बनेगी। ठीक है। और हम सर को मैसेज कर दो, थोड़ा सा लेट क्लास का ना, 10 मिनट और टाइम चाहिए, तो उनको मैसेज कर दो कि ओके मेरा सर। बता देना उनको। ठीक है कि सर क्लास ले रहे हैं तो आप प्लीज 10 मिनट जरा वेट करें, ठीक है रिक्वेस्ट कर सर। लें उनसे। अच्छा अच्छा, ये अगला कंपाउंड की अगर हम बात करें तो डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पर देखें तो नीचे साइड पे कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे प्योरली कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल और फिर डबल। तो ये ऊपर वाली साइड पे कॉन्जुगेशन है, लेकिन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ये नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब कॉन्जुगेशन ही नजर नहीं आएगी तो हम उस पर फतवा लगा देंगे सीधा सीधा। हमने 4n या 4n+2 कैलकुलेट ही नहीं करना, हम सीधा सीधा उसको नॉन एरोमेटिक कह देंगे। साइक्लिक है बेशक, लेकिन जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो सीधा सीधा ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेशन होना उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ 4n+2 और या 4n ये हमने देखना होता है उसमें। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। तो डबल सिंगल सिंगल, ये देखें नीचे से फिर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन ऊपर से कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव की वजह से थी, यहाँ पे लोन पेयर की वजह से कॉन्जुगेशन है। तो इस सूरत हाल में भी ये नॉन एरोमेटिक ही कहलाएगा। यहाँ पर आ जाए तो नीचे लोन पेयर है, देखें डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये पॉजिटिव की वजह से, नीचे लोन पेयर की वजह से, दोनों सूरतों में कॉन्जुगेशन पूरी सपोर्ट हो रही है। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे आ जाते हैं हम फ्यूरॉन की एग्जांपल में। अब यहाँ पर जो आपने गौर करना, जब हीट्रो एटम आएगा तो तब आपने उन लोन पेयर्स को या उन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है जो कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 4n+2 के रूल के मुताबिक या 4n रूल के मुताबिक आपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन लेनी है, वो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो आप जहन में रखें, सिर्फ ये जहन में रखें कि वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब उनका नाम पाई रखा हुआ है तो मैं इसलिए उसको पाई बोल रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर देखें तो ये लोन पेयर हैं। ठीक है, तो पाई डबल बॉन्ड तो नहीं है ना बना हुआ। ठीक है, लेकिन लोन पेयर है। तो यहाँ पर आपने देखना जो कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर देखें तो डबल सिंगल और फिर ये एक लोन पेयर। इस सूरत में देखें तो ये दोनों लोन पेयर इसके यूज नहीं हो रहे कॉन्जुगेशन में, सिर्फ एक लोन पेयर यूज हो रहा है। तो जब आपने इसका 4n+2 का या पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो फार्मूला लगाना है, तो उसमें आपने दोनों को नहीं लिख देना, आपने एक को ही लिखना है। तो इसमें अगर आप देखें पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में देखें तो आपने 6 लिखना है। 6 किसके हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड के होते हैं, तो ये फिर एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, 8 नहीं लिखने आपने, 8 लिखे तो ये आपने एंटी एरोमेटिक कह देना और आपका आंसर गलत हो जाना, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जो हिस्सा ले रहा है, जो रेजोनेटिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक पाई इलेक्ट्रॉन से ही हो रही है, 2 से नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ से जब डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आया तो ये वही जैसे हम रेजोनेंस में, ये एक लोन पेयर उठ के यहाँ आया, डबल बॉन्ड बना, ये आगे गया, यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो ऐसी रेजोनेंस हम बनाते थे ना। तो अगर आप इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो उसमें एक लोन पेयर ही काफी होगा, 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस वजह से अब आगे आ जाते हैं। इसका ये फार्मूला है पायरोल का। इसके अंदर यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन लगा दें तो अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पास इसके पास है ये भी एरोमेटिक ही कहलाएगा। ठीक है, तो और इसमें भी 6 ही आएंगे, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 में से 1 यूज हो रहा है। सेम थायोफीन के केस में भी एक ही लोन पेयर यूज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन लगा हो तो फ्यूरान है, अगर सल्फर लगी हो तो थायोफीन है। मैंने आपको गेन बार बार बताता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला है, वो फार्मूला भी आपके सिलेबस का पार्ट होता है। ये नहीं कहना कि सर फार्मूले आपने नहीं कहा था। मैं एग्जाम में कभी भी, अगर आपका वैसे भी आप एग्जाम होना यहाँ पे फिजिकली, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मैंने एक 10 नंबर का सवाल पक्का देना, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, और पिरोल में नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है, तो इस गेन इसमें भी 6 ही आप कंसिडर, यानी कि बेशक 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की तरह यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके भी जब आपने 4n+2 का फार्मूला लगाना है तो आप में इसमें 6 जो है वो
पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने हैं, या ठीक है 2, 4 और 6। अब आ जाते हैं पिरीडीन का। पिरीडीन बेंजीन रिंग की तरह से है और यहाँ पर इसके नाइट्रोजन है। यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला है, पिरोल के अंदर तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ले लिया था, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लेगा। कैसे नहीं लेगा कि ये डीलोकलाइजेशन, ये बेंजीन रिंग की तरह से जो कंजुगेशन है यही आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये तो लोन पेयर अगेन हिस्सा ही नहीं ले रहा। इसमें जैसे एक लोन पेयर हिस्सा ले रहा था, एक नहीं ले रहा था, इसमें भी एक हिस्सा ले रहा था, इसमें नहीं ले रहा था, और इसमें एक लोन पेयर मौजूद है लेकिन वो डीलोकलाइजेशन में हिस्सा ही नहीं ले रहा। इस पेरोल के केस में हिस्सा ले रहा था, इसके केस में हिस्सा नहीं ले रहा डीलोकलाइजेशन में। तो ये लोन पेयर आपने फिर जब कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर नहीं, ये 6 ही कैलकुलेट होंगे, 8 नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जांपल, इस तरह की एग्जांपल जहां पर हेटेरोएटम रिंग से बाहर हो, वहां पर आपने रेजोनेटिंग फॉर्म जब आप बनाते हैं तो अगेन वो वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव रेजोनेटिंग फॉर्म इसकी बनती है। तो जब आपने इसकी कंजुगेशन, अगर हम वैसे कंजुगेशन इस फॉर्म में, मतलब पेपर में अगर ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया होना, तो आपने ये देखना है डबल सिंगल, तो आपने कहना है अगेन सिंगल। रिंग से बाहर कंजुगेशन ही आपने चेक करनी, रिंग के अंदर ही चेक करनी है। तो रिंग से बाहर चेक करने तो नहीं है, लेकिन ये जो हेटेरोएटम लगा हुआ है बाहर, कार्बोनाइल कंपाउंड है ना ये, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। वो जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की सूरत में आपने यहाँ पे लगाना है। तो ये जो फिर अब आप देखें तो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये कंजुगेटेड कहलाएगी। अब इस कंजुगेशन की बेस पे साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। अब आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हैं। इसको देखना था तो आपने इसको कह देना था कि ये नॉन एरोमेटिक है, इसको देखें तो ये लगता है कि ये एरोमेटिक है। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब इस तरह की एग्जांपल हो जिसमें हेटेरोएटम बाहर लगा हो, उसका क्या रिंग के ऊपर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेजोनेटिंग फॉर्म बन रही है, तो फिर आपने वो बना के देखिए। आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, तो सारी चीजों में हम ऐसे ही करते थे ना, ये डबल बॉन्ड उठा के यहाँ लगाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज, बनाते थे ना ये रेजोनेटिंग फॉर्म इस तरह से। तो ये आपने इस तरह से रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देख लेना है कि क्या वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखें अगेन उसी तरह से है कि बाहर ऑक्सीजन लगी हुई है, अगर हम कंजुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डबल सिंगल सिंगल आ जाता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं, ये सॉरी डबल सिंगल और ये लोन पेयर इसका यूज होगा, ठीक है। एक तो फिर डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर आपने आना था सिंगल, लेकिन नहीं, ये सिंगल के बाद ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म की वजह से, ठीक हो गया। तो ये इस सूरत हाल में भी अगर आप देखें तो इसके 2 ऑक्सीजन के 2 ये और 2 ये वाले जो ऑक्सीजन के एटम है वो हम पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं कंसीडर कर रहे, जैसे यहाँ पर नहीं किया करने, आपने रिंग के अंदर वाले हैं, लेकिन आपने चार्ज को तो कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई मसला नहीं, 2 ऑक्सीजन के 2, 4 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम इसके कंसीडर करते हुए हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन में शुमार करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, ये वाली एग्जांपल है। तो अगेन इसमें देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी आप इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, ये भी कंजुगेटेड है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, अगर 2 बेंजीन रिंग या 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तो फिर आपने सिर्फ रिंग के अंदर टोटल सब की दोनों की रिंग्स के अंदर देखना है, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के केस में आपने कंजुगेशन देखनी है थ्रू आउट द सिस्टम मौजूद है या नहीं है। लेकिन अगर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में इस तरह से जुड़ी हो, इसको हम कहते हैं बाइफिनाइल, ये बाईसाइक्लिक कहलाती है, ये बाइफिनाइल कहलाती है। इस तरह का अगर केस आएगा तो फिर आपने देखना है दोनों रिंग्स को इंडिविजुअल, इसकी एरोमेटिसिटी देखनी है, ये कंजुगेटेड है, इसकी एरोमेटिसिटी देखनी है, ये भी कंजुगेटेड है और एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग, अगर हम उस डेफिनेशन में देखें 4n+2 की डेफिनेशन में, तो ये बनते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6, 12, 12 बनते हैं हमारे 4, 8, 12, यानी कि अगर हम उस हिसाब से देखें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 या 4n के रूल से, तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हाईली अनस्टेबल, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड। तो इस तरह के बाइफिनाइल
के केस में ये स्पेशल केस है। बाइफिनाइल या ट्राइफिनाइल जब इस तरह बेंजीन रिंग जुड़ी हों दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड से, तो फिर हम इसके लिए जो रूल है वो ये कहते हैं कि अगर ये इंडिविजुअली एरोमेटिक हैं तो ओवरऑल कंपाउंड भी एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, इफ कंजुगेटेड देन कंपाउंड्स एज अ होल विल बी एरोमेटिक। अगर 4n+2 के हिसाब से देखें तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक है क्योंकि रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक है। लेकिन ये वाली बात आपने इनमें नहीं जोड़नी, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी कंजुगेशन, ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, एडजेसेंट है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म होने लगा, मैं बस एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो तो फिर क्या करेंगे? नॉन एरोमेटिक हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नॉन एरोमेटिक हम आगे उसकी फिर फर्दर डेफिनेशन है, सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। उसकी बेस पे आप स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके रिएक्शन चेक करते हैं। आगे मैं रिएक्शन बताता हूँ ना, तो आपको उससे समझ आ जाएगी। अच्छा, इनमें भी अगर आप देखें तो कौन सा लीस्ट स्टेबल है तो आप चेक करेंगे, तो ये आप जितने भी कंपाउंड है, मैं आप इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये नोट्स आप देख लीजिएगा। ये वाला जो कंपाउंड है ये बन रहा था एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इस वजह से लीस्ट स्टेबल है, बाकी ये सबके सब एरोमेटिक थे, ये लीस्ट स्टेबल था, इस वजह से ये मतलब आपने इसमें इसकी बेस पे चेक है। वैसे देखने में पता चले कि इनमें लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस की फॉर्म पे कहूँ तो आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन एरोमेटिसिटी की बेस पे आप इस तरह की एग्जांपल आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होते ये आपको बताया, लेकिन हमेशा कायनात का जो असूल है कि हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, ये फिर जैसे पॉलीमराइजेशन में एक से ज्यादा मोनोमर आपस में होते हैं, ये डाइमराइजेशन हो जाती है, यानी कि दो नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिलके कोई स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना देंगे या एरोमेटिक कंपाउंड बना देंगे। तो इसकी एग्जांपल ये थी कि ये जैसे दो थी आपस में मिली, यहाँ से आपको पता है कि ये इसके पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये आपस में ये दरमियान में इस तरह से बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, यहाँ से दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो ये दो रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक में आएगी, बेशक आप वो इसी रूल पे। अब जरा क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आपको समझे। दूसरा, ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो होमोलाइसिस हो जाएगा, जैसे आपको पता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, होमोलिटिक स्प्लिटिंग जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो अगर इसका देखें तो होमोलिटिक स्प्लिटिंग में यहाँ पर एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर आ जाएगा, और इस मेटल आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, सोडियम मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकती है, 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर एक लोन पेयर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर लोन पेयर बन गया। अब देखें इसको इंडिविजुअल देखें तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक का सफर उसने तय कर लिया है। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, यहाँ एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है और ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए जो भी इसको मौका मिले ये उसको अवेल करता है। इस सूरत हाल में ये आपस में जुड़ गए थे, इस सूरत हाल में इसको एक्टिव मेटल अगर मिली तो उसके साथ इसने रिएक्ट करके उससे इलेक्ट्रॉन छीन के स्टेबल हो। ठीक है, और ये 2Na पॉजिटिव एक पॉजिटिव स्पीशीज के तौर पे अलग हो गई। अच्छा, अब इसी तरह से ये आयरन के केस में इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, वहां पर तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होगा। कैसे होगा कि इसने इसमें से अगर हम इसके पॉजिटिव स्पीशीज ही लेके गए, हमने फेरिक लेके गए Fe3 पॉजिटिव चार्ज वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगेन ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से सिल्वर का जो होता है ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है कि अल्काइल हैलाइड के साथ सिल्वर मिले तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह निकल जाते हैं, और पीछे जो हमारे पास अल्केन अल्काइल रेडिकल है वो बन जाता है पॉजिटिव अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इसके केस में देखें इन दो कंपाउंड्स के, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, इस तरह का अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे चेक करेंगे, आप इनकी एरोमेटिसिटी की बेस पे चेक करेंगे। ठीक है, कि ये जो कंपाउंड आगे बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर तो वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो आप कहेंगे कि ये नहीं होगा। आप इस सूरत हाल में देखें तो बेशक ये ऊपर वाली कंडीशन को सिल्वर को
पढ़ रहे हैं, मतलब ये सिल्वर ब्रोमाइड बन जाए और ये पीछे पॉजिटिव, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आगे प्रपोज हो रही है ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन आप इस तरह किसी भी चेक कर सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सॉरी ये Ag पॉजिटिव लिखा था, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, और इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है ये एक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? कि ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन भी आइडिया ले सकते कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये लास्ट एग्जांपल आपके लिए कि अगर इस तरह की चीज हो और आपसे ये पूछा जाए कि ये Cl फ्री रेडिकल बनेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा या Cl नेगेटिव बनेगा, तो तब भी आपने कैसे चेक करना है? आपने अलग अलग चीजें कि अगर ये होमोलिटिक सेपरेटिंग होती है और ये फ्री रेडिकल बनता है तो क्या होगा। ठीक है, साइक्लिक है जो भी प्लेनर है, फिर आप इसकी कंजुगेशन देखेंगे। अगेन बात याद रखिए, जैसे मैंने कहा था पॉजिटिव के साथ भी कंजुगेशन होती है और नेगेटिव के साथ भी होती है, इस तरह से फ्री रेडिकल भी पार्शली कंजुगेशन होगी, पार्शली कंजुगेशन एक इलेक्ट्रॉन की बेस, लेकिन पॉजिटिव की निस्बत उतनी कंजुगेशन नहीं होगी। अगर कंपैरिजन में इस तरह की चीज आ जाए तो आप देखें इस सूरत हाल में देखें तो ये वाली जो चीज है ना ये फिर बनेगी। ठीक है, तो मैं अभी क्योंकि यहाँ पर भी वही सूरत हाल बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये फिर इसकी कॉन्जुगेशन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन फिर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे भला? ठीक है, 2 और एक 3। ठीक है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक दरमियान वाली सूरत हाल भी बन जाती है सम टाइम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए क्या चीज बनेगी, अगर ये ऑप्शन ना होती तो अगर नेगेटिव की और इसकी होती तो फिर हम कहते हैं कि ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 और 2 4, ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 का मतलब है कि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की निस्बत ये पॉसिबल होता है बनने का। ठीक है, लेकिन एंटी एरोमेटिक की निस्बत अगर एरोमेटिक की ऑप्शन हो तो ये चीज ज्यादा फेवरेबल है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा चांस इसके बनने का है अगर आपसे ये पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद इसका चांस है और उसके बाद इसका तो खैर चांस नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? यस सर। क्यों भाई, जिसने क्वेश्चन किया था वो बताए।